नमस्कार। 18 दिनों बाद शुभांशु शुक्ला सकुशल धरती पर लौट आए। अब उनकी वापसी को लेकर बड़ा उत्साह था सभी लोगों के मन में, लेकिन महत्व की बात यह है कि आने वाले दिनों में शुभांशु शुक्ला का पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना, वहां से वापस आना, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने जो कुछ सीखा है, उसके बाद इसरो के आने वाले अभियानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में युवाओं में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है या भारत से शुभांशु की तरह कोई भी व्यक्ति एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करता है तो उसके बाद युवाओं को लगता है कि उनके लिए भी उतनी ही संभावना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ अनिका झा मौजूद हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। अनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ सुषमा यादव ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रही हैं। सुषमा इसरो के साथ काम कर चुकी हैं रिसर्चर के तौर पर, रिमोट सेंसिंग को बड़े अच्छे से जानती हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे, कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। अनिका, सबसे पहले तो जो मैंने बात कही कि शुभांशु का जाना और आना, ये तो दिलचस्पी का विषय रहा। कुछ तस्वीरें हम देखते हैं कि आम तौर पर जो देखते हैं कि पानी जो है वो टिका हुआ है, उड़ रहे हैं, जीरो ग्रेविटी है, ये दिलचस्पी के विषय होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो ये सारे खेल करने के लिए तो नहीं जाता है। पहले तो ये बताएं कि ये जो मिशन था इसके क्या-क्या मकसद थे, या आप लोग क्या-क्या, एक एस्ट्रोनॉमर होने के नाते कौन से ऐसे विषय होते हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी होती है कि हाँ, ये मिशन एक्सियम 4 जो पूरा हुआ है इससे हमने ये हासिल किया होगा, ये हासिल करने हम गए थे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। तो टोटल 60 एक्सपेरिमेंट्स थे जो एक्सियम 4 के अंतर्गत हुए थे, जिसमें से 25 में शुभांशु जी ने अपना योगदान दिया था और उसमें से 7 जो थे वो कंप्लीटली भारत के मिशंस थे, जिसे भारत के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने भेजा था स्पेस में। और उस मिशन के अगर मैं इस मिशन के एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं जो भारत अपने अंतर्गत लेके गया था, तो इसमें देखा था कि माइक्रो एल्गी की ग्रोथ कैसे होती है। 3 एडिबल एल्गी, 3 एल्गी जिनको खाया जा सकता है, उनकी ग्रोथ को वहां पे देखा गया। फिर स्क्रीन का इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम स्पेस में स्क्रीन को यूज करें, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या असर होता है। फिर तीसरी थी कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर हम स्पेस की बात करें तो, क्योंकि वहां पे अभी ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है हमें। और जीवन जीवन के लिए अगर हमें जीवन की खोज करनी है तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर टार्डीग्रेड्स पे उन्होंने देखा कि टार्डीग्रेड्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और फिर हम फूड भी ग्रो कर सकते हैं अगर हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो। फिर जो मसल एट्रोफी, जैसे हम वहां पे फ्लो कर रहे हैं, जैसे हम पानी में तैरते हैं वैसे ही हम स्पेस में तैरते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है वहां पर, जिसकी वजह से हमारी बोन्स और जो हमारे मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। और अगर ये हो रहे हैं तो इन्हें रोका कैसे जा सकता है। फिर सीड जर्मिनेशन, शुभांशु जी मेथी के सीड्स लेके गए थे, मूंग दाल के सीड्स लेके गए थे कि वहां पे उनको जर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि वो हमारा जो जो प्लांट की ग्रोथ है, जो हमारा यील्ड है, उसे हम बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे जाके अध्ययन किया, उसके बारे में पढ़ा। और ये सारी चीजें हेल्पफुल होने वाली है इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि हमारा इंडिया इज प्लानिंग। गगनयान 2027-28 के अराउंड गगनयान प्लान कर रहा है। इवन हमारा इंडिया एक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान कर रहा है अराउंड 2035 तक। तो ये सारा जी। डेटा बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एक्सियम 4 की बात करें तो शुभांशु जी एज अ पायलट गए थे उस मिशन में, इस वाले मिशन में। तो गगनयान के लिए भी शुभांशु जी पायलट की तरह रूप में ही जाएंगे, और वो अपने जी। साथ साथ जितने भी एक experts एक हैं तो उनके अनिका साथ ये भी हमको स्पेस में समझ में घूमते आता है रहेंगे। कि सीड जर्मिनेशन की बात होती है या लॉन्ग टाइम स्टे कैसे करें। जब भी इस तरह की कोई सोच आती है तो हम अंतरिक्ष के बारे में या कोई भी अंतरिक्ष मिशन के बारे में सोचने लगते हैं कि बहुत लंबे समय हमें क्यों रहना है। पहली चीज तो ये। दूसरा, कितनी दूरी तक, क्या बहुत दूरी के लिए हम, क्योंकि गगनयान, जो मेरी जानकारी है, गगनयान 1 जो होगा हमारा पहला प्रयास, उसके लिए हम कोशिश जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, भारत भी ऐसे कुछ दूरी तक जाएगा, 300-400 मीटर अंतरिक्ष में, या और जितना भी प्लान करते हैं। अब शुभांशु के इनपुट्स के बाद में और देखा जाएगा कि इसमें हमको कितनी उपलब्धि मिली है।
मेरे साथ प्रोफेसर संजय चमोली भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा मेरे साथ बनी हुई हैं। सुषमा इसरो के साथ में जब थी तो वो सैटेलाइट की जो पिक्चर्स हैं उनकी एनालिसिस भी करती थी। तो हम अंतरिक्ष विज्ञान को इतना सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे, वहां बसना है, हमें और जीवन की खोज करना है, अन्य प्लैनेट्स के बारे में जानना है। लेकिन वर्तमान जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें बहुत कुछ अब अंतरिक्ष के जरिए होता है। जैसे जिस मोबाइल के जरिए, जिन यंत्रों के जरिए हम काम कर रहे हैं, सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए हम इन पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। सुषमा, थोड़ा ये भी बताइए कि आज अंतरिक्ष की दुनिया का हमारे जीवन पर कितना असर है, और इस तरह के जो मिशन होते हैं, खासतौर पर स्पेस स्टेशन बनाना, हम तो ये तक देखते हैं कि अब लड़ाइयां जो हैं वो यहाँ टैंक बारूदों से, मिसाइल से नहीं होगी, अंतरिक्ष के जरिए होगी, ये भी कंसेप्ट चलते हैं। तो ये अंतरिक्ष आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है? आ, आज की नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अंतरिक्ष की जो दुनिया है वो आज से नहीं, काफी सालों से काम कर रही है। और नॉट जस्ट सिर्फ स्पेस में जाने के लिए ही नहीं, पर स्पेस से आने वाले डेटा से आजकल और पुराने टाइम में भी काफी सारे युद्ध जो लड़े जाते थे, जो स्पाइंग की जाती है, वो सब चीजें जो हैं सैटेलाइट इमेजेस और जो लो फ्लाइंग जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो स्पाइंग हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू काफी सारी स्टडीज की जाती हैं। और अभी जो सैटेलाइट के थ्रू है, उसमें अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी और जियोलॉजी, जियो साइंसेज, काफी सारी फील्ड्स हैं जिसमें सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया जाता है। तो ये कोई अभी नया नहीं है, काफी टाइम से चलता आ रहा है। पर हाँ, इनमें एडवांसमेंट्स बहुत हो गए हैं। पहले की जो इमेजेस हुआ करती थी वो इतनी उनका रेजोल्यूशन इतना शार्प नहीं होता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ और ज्यादा इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स और सारी चीजें किए हैं, तो उसकी वजह से जो है अब जो इमेजेस मिलती हैं वो काफी क्लियर हैं। तो उनका इंटरप्रिटेशन काफी है ना आसान हो चुका है। और बहुत सारी चीजें हम सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पता कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस जो अर्थ पर हो रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जो जैसे कि अर्बन प्लानिंग में काफी सारी सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया जाता है। फिर फॉरेस्ट्री में कैसे जो चेंजेस हो रहे हैं फिजियोलॉजिकली, वो सारी कुछ चेंजेस जो हैं वो हम सैटेलाइट इमेज के थ्रू ही काफी आसानी से जो है स्टडी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। मैं कुछ और चीजें जानूंगा। सुषमा जो है वो इसरो के साथ भी काम कर चुकी हैं, तो इसरो का भविष्य या आज, पहले काफी समय हो गया उनको काम करते हुए और छोड़े हुए भी, दोनों ही चीजें। आजकल ऑस्ट्रेलिया में है सुषमा, तो वो बताएंगे कि इसरो की संभावनाएं क्या है, वो भी जानूंगा। लेकिन प्रोफेसर चमोली, आज हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स है एस्ट्रोफिजिक्स का या एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, जितनी अब जानते हैं, अनिका हूँ, कई युवा एस्ट्रोनॉमर्स हैं, कई संस्थाओं के साथ जुड़, स्पेस जैसी कई संस्थाएं जिनके साथ जुड़कर लोग काम कर रहे हैं, शौकिया भी बहुत लोगों ने काम किया। लेकिन आज हमारा एकेडमिक्स अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कहां पर है, और इसके लिए क्या संभावना है आज के बाद से, इस ऐतिहासिक तारीख के बाद से आप देखते हैं? देखिए, मैं एक शिक्षाविद हूँ, तो इसलिए मेरा जो है पाठ्यक्रमों से लेकर के और जो अलग अलग लेवल पर किस तरह के पाठ्यक्रम होते हैं या होनी चाहिए, उनको लेकर के मेरा कुछ ना कुछ योगदान रहा है। तो मैं उसके बेस पे ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि पहले, जहाँ तक अभी आप आज से 15-20 साल पहले की अगर आप बात करें, तो स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं थे। एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को जानकारी भी कम थी। बट पिछले 10-15 सालों के अंदर जो हम इसरो का मूवमेंट देख रहे हैं, इसरो के जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़े हैं और एक से एक उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की हैं, एक से एक सक्सेस उनको मिली हैं, उनको देखते हुए भी अब जो एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोगों ने ये जी। डिसाइड किया बेसिकली कि कुछ कोर्सेज हमको जो है, कुछ ऐसे कोर्सेज जो थोड़ा बेसिक नेचर के भी हैं और कुछ टेक्निकल नेचर के भी हैं, स्पेस साइंस से जुड़े हुए कुछ कोर्सेज को उन्होंने अनुमति दी है और वो अब लाए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्पेस साइंस का कोई चैप्टर जो है या स्पेस साइंस का कोई जो प्रोग्राम है वो सिर्फ जो है हायर लेवल पे ही हो सकता है। ये छोटे लेवल पे भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे जितनी सक्सेस स्टोरीज अब हमारे पास हैं,
जैसे चंद्रयान की है, जो ये तुम्हारा जो है आदित्य L1 की सफलता हमारे पास है, उससे पहले की जो है वो सब अब करिकुलम में डाला जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हों इस तरह के। दूसरा एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप इसरो ने जो है जब से चंद्रयान अभियान चलाया था उससे पहले से, उससे करीबन पिछले 5-6 सालों से इसरो ने अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, जो डिस्कवरी प्रोग्राम्स हैं या जो इनोवेशन के प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए हैं, और वो अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को अपने यहाँ इंटर्नशिप पर बुलाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, और बच्चों का जी। उसमें बहुत शौक है, बच्चों का बहुत क्रेज है उसमें। मतलब ये लगा लीजिए कि अगर बाई चांस 100 पोजीशन है तो उसके लिए 5,000 या 10,000 के करीब एप्लीकेशन आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे जो हैं, ये हमारी जो अभी जनरेशन है जो आगे जाके इनमें से कुछ वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ और जिम्मेदारियों को संभालेंगे, उनमें स्पेस को लेकर के एक अजीब सा जो है और अलग सा जो है वो क्रेज देखने को मिला है। और ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम करे हैं उनमें से ज़्यादातर में उनको सक्सेस मिली। तो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जब आप किसी प्रोग्राम को करना चाहते हैं और उसमें आपको सफलता मिलती है तो वो प्रोग्राम जो है कई नो लोगों डाउट के ये लिए माइलस्टोन की तरह काम करते हैं और आने वाले समय में हमें और उम्मीदों से भरते हैं। अनिका, आज अभी इसरो की हम जब भी बात करते हैं ना अंतरिक्ष विज्ञान की, तो एक ही एजेंसी हमारे जहन में आती है, वो है नासा। हर हर एस्ट्रोनॉमर नासा के साथ काम करना चाहता है। हर कोई जब भी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी बात होती है तो नासा के रेफरेंसेस देता है। थोड़ा सा ये बताएं आप कि नासा बनाम इसरो, आज इसरो को हम कहां पाते हैं? आप लोगों की क्या, युवा एस्ट्रोनॉमर्स की क्या अपेक्षाएं हैं? क्या और चीजें R&D में होनी चाहिए हमारे यहाँ? किस तरह की फंडिंग होनी चाहिए जिससे और एनकरेजमेंट मिले और इसरो जो है वो नासा के समकक्ष ही, क्योंकि काम तो कर ही रहे हैं हम उस स्तर का, लेकिन उस स्तर पर दुनिया में रिकॉग्निशन भी बन भी रही है धीरे धीरे। जी। इसरो की अगर हम बात करें तो राकेश शर्मा जब गए थे, तो वो काफ़ी पहले गए थे। और 1984। शुभांशु जी जी। गए हैं। जी। न बिल्कुल 40 साल हो गए। 1984 में, और 41 साल के बाद 41 साल। शुभांशु जी गए हैं, और ये दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस में गए हैं और पहले भारतीय हैं जो आईएसएस पे गए हैं। तो जी। इसरो जो था उस टाइम पे बहुत, मैं बोलूँगी कि इमर्जिंग फेज़ में था, और इसरो ने उस टाइम पे सैटेलाइट्स वगैरह की लॉन्च को प्रायोरिटी दी, और अब इसरो ने अराउंड 550 करोड़ 550 करोड़ रुपए खर्च करके शुभांशु जी को स्पेस में भेजा है आईएसएस पर। तो इसरो अपने आप में ही स्पेस के प्रति जो है, अगर मैं बोलूँगी अमाउंट जो वो स्पेंड कर रहा है, वो पूरी तरीके से अब वो हमारे इसरो को सपोर्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूँ। और जहाँ, जैसे कि आपने बोला कि इसरो को मैं कहाँ देखती हूँ, तो इसरो जो है आज वो हमारी पूरे देश दुनिया की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है। इसरो सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, इसरो हमारी ऑस्ट्रेलिया मैम जहाँ है वहाँ की सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है। तो इसरो बाकी कंट्रीज की सैटेलाइट को इंडिया से लॉन्च कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 30 जुलाई 2025 को ही एक निसार प्रोजेक्ट है, जो कि नासा इसरो रेडार सैटेलाइट एक प्रोजेक्ट है, जिसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट नासा ने दिया है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो होगी वो इंडिया से होगी, श्रीहरिकोटा से। तो बाकी सारी एजेंसीज भी हमारी इसरो में बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखा रही है, और जो ये इसरो का जो वे ऑफ वर्किंग है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर मैं एक मूवी की बात करूं, तो एक इंटरस्टेलर मूवी आई थी जो कि स्पेस से रिलेटेड थी, और उस पे 800 करोड़ रुपीस लगे थे, मतलब 800 करोड़ रुपए की एक मूवी बनी थी। और उससे कम अमाउंट में 500 करोड़ के अराउंड के यस। अंदर अंदर हमारा इसरो जो है वो मंगलयान मिशंस को पूरा कर दे रहा है, चंद्रयान मिशंस को पूरा कर दे रहा है। तो आज पूरी दुनिया की नजर हमारे इसरो पे टिकी हुई है, और आने वाले टाइम में इसरो के साथ ऑलमोस्ट बहुत सारी एजेंसीज कोलैब करेगी, जैसे कि नासा कर रही है, अभी 30 जुलाई को ही करने वाली है अगर डेट एक्सटेंड नहीं करती है। तो पूरा विश्व हमारे जी। इसरो को आज एक इमर्जिंग और एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रहा है। शुभांशु जी ने भी एक मैसेज वीडियो भेजी है आईएसएस में जब वो थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि आज मेरा भारत निडर लग रहा है मुझे, आज मेरा भारत मुझे महत्वाकांक्षी लग रहा है, आज मेरा भारत मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है।
और ये आज भी मुझे अपना भारत जो है सारे जहाँ से अच्छा लग रहा है। तो इसरो को मैं एक भारत के रूप में अगर देखूँ तो इमर्जिंग भारत है इसरो, और एक इमर्जिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि आगे आने वाले टाइम में बहुत वंडर्स करने वाली है। जी, मैंने जैसा शुरुआत में बताया कि सुषमा तो काम भी कर चुकी हैं इसरो के साथ में, उनका अपना एक अनुभव भी है। तो मुझे सुषमा ये बताएं कि हम भारतीय जो हैं, हम भारतीय से मेरा मतलब एक सामान्य साइकोलॉजी, उसके वो किसी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ हो सकता है कि कम खर्चे में ज्यादा काम करें, पर ये अंतरिक्ष विज्ञान सस्ता काम है नहीं, कितना ही कम खर्चा आप सोच लो। आपको लगता है कि अब इसकी बजटिंग पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और काम होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट, फिर इसरो में जाना आपका और वहां पर काम करना, ये सारी चीजें आपने देखी। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए कि इस चीज को और एनकरेज किया जा सके, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम बेहतर कर पाए? सबसे पहली चीज तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है किस किस फील्ड के थ्रू एंट्री लेना चाहिए। तो स्कूल कॉलेजेस में बहुत इनिशियल लेवल से ही लोगों को, मतलब बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए जहां इंट्रोडक्शन दिया जाए। और कारण कि गवर्नमेंट तो काफी टाइम से बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी निकालती हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और काफी सारी फंडिंग्स भी होती हैं। क्योंकि मैंने मेरा मास्टर्स जियोलॉजी में करने के बाद में मेरा स्पेशलाइजेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में था, और वो मैंने इसरो के ही ट्रेनिंग सेंटर से किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून से। तो वहाँ की जब फैसिलिटी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है ये सब टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए और रिसर्च डेवलपमेंट में आगे सारी चीजें बढ़ाने के लिए। बट मेन मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज लेवल पर अभी तक भी लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर नहीं है इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में। मेनली लोगों का फोकस होता है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, आईआईटी और उसमें जाने के लिए। लेकिन स्पेस साइंस एक ऐसा फील्ड है जो जस्ट एस्ट्रोनॉट ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर आप जो है सैटेलाइट का, जो है सैटेलाइट से आने वाली इमेजेस का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, फॉरेस्ट्री में यूज होता है, फिर जियोलॉजी में यूज होता है, और माइनिंग में यूज होता है, जियो टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। तो काफी सारी ऐसी फील्ड हैं जहां सैटेलाइट से आने वाली इमेजेस जो हैं वो यूज होती हैं। और हम काफी टाइम से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि पहले जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ करते थे सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, हम जो है डिपेंडेंट थे या तो फ्रांस पर या यूएस पर। वहां से हमें सैटेलाइट इमेजेस लेनी पड़ती थी, या हमारे लॉन्च मतलब उनके लॉन्च पैड पर हमें हमारे जो है उनके व्हीकल्स पर हमें जो है पेलोड है ना डालने पड़ते थे, अगर हमको कुछ रिसर्च करनी होती थी तो। पर अभी जो है हमारे खुद के इंडिजीनियस पीएसएलवी जीएसएलवी है, जो पोलर ऑर्बिटिंग और जियो स्टेशनरी और जो सैटेलाइट्स होते हैं, हम खुद हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमारे पेलोड जो है ऊपर भेज दीजिए। हम हमारे खुद के जो है सैटेलाइट्स काफी सालों से भेज रहे हैं, और उसका फायदा ये है कि हम हमारे लेवल पर बहुत सारी हम जितना चाहें उतनी मतलब जो है पेलोड भेज सकते हैं, और हम हमारे हिसाब से ही जो है डिजाइन कर सकते हैं कि हमें किस रेजोल्यूशन की इमेजरी चाहिए और हम क्या क्या रिसर्च उस पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेट। काफी सारे काम हो रहे हैं। बट ये है कि आगे जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उनको एक्सपोजर नहीं है। हाँ, ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात को लेकर आई। अब इसको जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर चमोली, अभी आपने सुषमा जी को सुना, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालें कि नो डाउट हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख हम बहुत उत्साहित होते हैं जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है। शुभांशु शुक्ला गए, शुभांशु शुक्ला आ गए हैं, नासा का एग्जाम 4 जो है वो कामयाब रहा है, सारी चीजें हैं, हमको भी कुछ ना कुछ मिला होगा।
आज की तारीख से आप कुछ बदलता हुआ महसूस करेंगे कि आने वाले समय में भारत में भी अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर कुछ बदलेगा, या आप इसको एक सामान्य घटनाक्रम के तौर पर देखते हैं? या जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी पिछले 3-4 सालों के अंदर इसरो ने काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं, और ये एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है इस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। सक्सेस स्टोरीज जो है वो सुनाई जाती हैं। जैसे मैं अभी दूसरे चैनल पे था तो मैंने उस समय बोला कि भाई 1981 का वो मोमेंट भी मैंने कैप्चर किया था, मैंने विटनेस किया था उसको भी, और आज मैं इसको देख रहा हूँ। तो मैं बहुत भावुक था उस समय पे। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो जनरेशन है वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जरूर ये सक्सेस स्टोरी सुनाएगी और उनको मोटिवेट करेगी। जहाँ तक रही है सोसाइटी की बात, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी बेसिकली इमोशंस पे आधारित है। अभी इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन इन इमोशंस को कैपिटलाइज करने की जरूरत है। इनको जो है इनसे कुछ वेरी ट्रू। सीखने कर गुजरने की जो है वो जरूरत बिल्कुल है। इसके लिए हमारे यहाँ और मतलब जो है ये हमारे देश में एक पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस जरूर होना चाहिए कि आने वाले टाइम में बच्चे अपने 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 जो उनके इंटरेस्ट के फील्ड हैं, उनके इंटरेस्ट की जो फील्ड है उसमें उस दिशा में आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ एक बेसिक माइंडसेट है कि 10th-12th के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है कि उसको आगे क्या करना है। उसको सिर्फ दो ही जो है फील्ड दिखाई देते हैं, या तो मेडिकल में चला जाएगा या इंजीनियरिंग में चला जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों ही प्रोफेशंस को, इन दोनों ही विधाओं को जो है हमने ज़्यादा वैल्यू दी है और विधाओं को हमने कम दिया है। जैसे मैं अभी आपको पिछले 5 साल में डाटा दिखाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 15 साल से हूँ, और मैंने जो देखा था बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय साइंस बच्चे कम प्रेफर कर रहे थे और बीकॉम और बीए प्रोग्राम में ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि उनका क्रेज या तो जो है बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में जाने का होता था, और या फिर जो है मतलब जो है उसमें आईएएस की तैयारी के लिए होता था। लेकिन अब मैंने देखा है कि पिछले 25 साल से साइंस में बच्चों का रुझान दोबारा से बढ़ा है, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय में इसी बात को देता हूँ कि साइंस के क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की की है, जो सक्सेस स्टोरी सामने आई है पिछले 5-6 साल में, उससे कहीं ना कहीं जनरेशन में एक ये शिफ्ट यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेसेस आइडियल्स ये बहुत जरूरी होते हैं। हमने क्रिकेटर्स बहुत देखे, तो हर बच्चा इंडिया में आज देख लीजिए बॉलीवुड में जाने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए बेताब दिखाई देता। बुराई भी नहीं है कुछ, लेकिन उनको लगता है कि ये वो काम होते हैं जो आपको बहुत इंस्टेंट सक्सेस देते हैं, बड़ा नाम देते हैं, लोग इन्हीं को पहचानते हैं। तो नो डाउट शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद 41 साल का समय लगा कि हमें दूसरा एक ऐसा चेहरा मिला है कि जिसको हम रख सके भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। अब क्योंकि अब समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन बहुत शॉर्ट आप तीनों के कमेंट चाहूंगा। अनिका, पहले आपको लगता है कि शुभांशु शुक्ला एक रोल मॉडल के तौर पर उस तस्वीर को बदल पाएंगे जिस तस्वीर का भी प्रोफेसर चमोली जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है क्योंकि आज का युवा उनको देख रहा है और मैं भी युवा ही हूँ और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि अगर हम स्पेस की बात करें तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है बट उनकी फैमिली को नहीं पता होता है कि इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। बट आज की फैमिली भी इस चीज़ को देखेगी तो शायद सपोर्ट करेगी अपने बच्चों को यस, कि वो यस, एस्ट्रोफिजिक्स की वेरी फील्ड ट्रू। में जाए। अ, क्योंकि अगर एज अ एस्ट्रोनॉमर मैं भी अपने पेरेंट को बोलती कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है तो शायद वो बोलते कि नहीं नहीं, कोई नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं। इंडियन फैमिली का वो एक दिमाग में जी, ये बिल्कुल चीजें ठीक होती बात है। है। हमारे यहाँ बट पाए क्योंकि हम आज उन्होंने शुभांशु जी की हाँ, माता का देखा होगा। ठीक बात है। फाइन आर्ट्स में जाने वालों के लिए ये चुनौतियां होती हैं। जर्नलिज्म जैसे अब मतलब क्या काम करोगे? जर्नलिज्म कोई काम होता है क्या? वेरी और ट्रू। सच बात भी है। तो सुषमा शुभांशु जी, जी आप की बताएं मुझे। जी, जी, बोलिए, बोलिए, हाँ, बोलिए, बात कीजिए। मैं ये अनिका कह रही कुछ थी कह रही सर थी, कि बात फिनिश करें। शुभांशु जी की माता जी का अगर हम एक क्लिप देखें तो वो बोलती है कि मैंने अपने घर में एक नायाब हीरा पैदा किया है। तो इससे हो सकता है कुछ पेरेंट्स इंस्पायर हो जाए जो अपने फ्यूचर में बच्चों को पुश करे कि आपको भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए, आप भी इनिशियल स्टेजेस पे ये सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी इसीलिए पसंद है क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी को मोटिवेट करती है।
प्रमोट करती है, हर बच्चे के अंदर एक स्पार्क जगाती है कि वो एस्ट्रोनॉमी को परस्यू कर सके। मैं इसके साथ जी। अपनी बात को करना चाहूँगी। जी, सुषमा जी, आप बताएँ मुझे चलते-चलते शॉर्ट कमेंट कि क्या आपको लगता है कि भारत में अब ये इंटरेस्ट जो है वो एक चेहरे के बाद में, एक इवेंट के बाद में और बढ़ता है, या आपको लगता है कि इवेंट आते-जाते रहते हैं, धीरे-धीरे एस्ट्रोनॉमी या अंतरिक्ष विज्ञान के लिए लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो ही रहा है? डेफिनेटली जो चेहरा है वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से स्कूल और कॉलेजेस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अलग-अलग फ़ील्ड्स में आप कैसे अलग-अलग फ़ील्ड के ज़रिए आप कैसे सैटेलाइट के वर्ल्ड में ना एंट्री ले सकते हैं, ये अगर हम स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलाएँगे तो बहुत मुझे लगता जी, है कि काफ़ी और अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे जो रादर देन लाइक नो taking maths or science or other like any other like no doctor or engineering profession, they would prefer going into this field as well. जी, जी। प्रोफ़ेसर चमोली, चलते-चलते आपको लगता है कुछ नए कोर्सेज़ या कुछ नई विधाओं को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, करिकुलम को, सिलेबस को कुछ बदला जाएगा कि अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर विशेष तैयारी हो पाए? जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने जो करिकुलम बनाया है उसमें स्पेस से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 नई कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, मास्टर्स लेवल पे भी किए हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी किए हैं। जहाँ तक रही इंडिया में स्पेस की, सुधांशु सुधांशु शुक्ला एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेंगे और हमको तीसरे एस्ट्रोनॉट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यस। आपको कहा, इसरो 2027 में गगनयान मिशन, मैन मिशन जो है उसकी तैयारी कर रहा है और उसमें 3 एस्ट्रोनॉट का उनका प्रपोजल है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट तो प्रोबेबल जो है यही है, जो ये शुभांशु शुक्ला हैं, शुभांशु बाकी 2 शुक्ला। को और मिलेंगे। तो आने वाले टाइम में ये गगनयान के बाद भी इसरो के कई मैन मिशंस हैं जो कि प्लान्ड हैं। तो आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 41 साल का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जी। हमको जल्दी एस्ट्रोनॉट्स देखने को मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर चमोली आपका, अनिका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सुषमा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़ी और बातचीत की। तो शुभांशु शुक्ला नो डाउट एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर अपकमिंग एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनेंगे। ये मिशन भारत के लिए बहुत महत्व का मिशन रहा है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी रहा है, लेकिन भारत के लिए इसके महत्व का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि एक चेहरा, एक एस्ट्रोनॉट पूरे देश को जगाने के लिए, पूरे देश में अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहें।